आगे चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में हैं नीरव वखारिया जी। नीरव वखारिया जी देश के बड़े स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, बहुत सारे बड़े चैनल्स पे और अखबारों में लिखते हैं और बहुत सारे इनके कॉलम्स चलते हैं। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर। जी धन्यवाद। तो नीरव जी, मंथली एक्सपायरी के बाद का पहला दिन, रिलायंस के एजीएम के बाद का पहला दिन, रिलायंस अलग दिशा में है, बाजार अलग दिशा में है। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को और यहाँ पे कैसे कहाँ निकलते हैं मौके? आई थिंक आई एम नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। सी रिलायंस में आप देखो तो पिछले 10-15 दिनों में काफी बड़ी मूवमेंट आई थी। अब एक छोटी सी मूवमेंट में एक कंसोलिडेशन कर रहा है, और कल एजीएम में कुछ खास ऐसा वो जो बड़ा ट्रिगर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ था नहीं। रिलायंस ने अपना फोन लॉन्च करा था, वो लॉन्च हो गया, और उसके जो डायरेक्टरशिप में कुछ चेंजेस होने थे, सऊदी अरब के डायरेक्टर चेयरमैन को लाना था तो वो आ गया। तो जो मार्केट एक नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन कर रही थी वो हो गया। और जो उनका एक बहुत बड़ा नया इन्वेस्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है ग्रीन एनर्जी में, तो वो एक कोई खास अभी नियर टर्म में ऐसा कोई ज्यादा वो पॉजिटिव बन नहीं रहा। तो मार्केट आई थिंक छोटी सी डायरेक्शन में है, और एक छोटा सा एक करेक्शन में हमने देखा कि रिलायंस आज थोड़ा सा नीचे चल रहा है। लेकिन मार्केट उसको ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखो तो बाजार में फिर से जो एक सेक्टर रोटेशन वो थोड़ा चल रहा है। आईटी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। आज भी बढ़त बनाए हुए हैं, नए नए आईटी के शेयर अभी तेजी दिखा रहे हैं। बैंकिंग में थोड़ा सा कमबैक हुआ है, तो काफी दिनों बाद बैंक निफ्टी जो है थोड़ा आउटपर्फॉर्म कर रहा है। करीब 1% की बढ़त बनाए हुए बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में खास करके आईसीआईसी बैंक में काफी अच्छी तेजी है। तो इसको देख करके लगता है कि जो सेक्टर रोटेशन है वो काम कर रहा है अभी मार्केट में। उसका कुछ खास ऐसी वो मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस एक कंसोलिडेशन का दौर है। टाइम लग रहा है 15,900 को क्रॉस करने के लिए, हो सकता है 2-3 दिन और लगा दे इसको क्रॉस करने में। बट ओवरऑल अगले सप्ताह में मुझे लगता है कि 15,900 क्रॉस करके एक अच्छी बढ़त बनाते हुए बाजार में एक अच्छे खास करंट लेवल से ऊपर देखने को मिलनी चाहिए, ऐसी पॉजिटिव उम्मीद मुझे लग रही है। ठीक है, तो नीरव वखारिया जी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में शायद आपको जादुई आंकड़ा देखने को मिल सकता है 16,000 वाला। ठीक कह रहा हूँ सर? जी एग्जैक्टली। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो वही है। एक्सपेक्टेशन वही है। ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायरी खत्म करने के बाद में नई एक्सपायरी में नए महीने में और नए रिकॉर्ड्स बाजार दिखा सकता है। ठीक है, तो नीरव जी, इस बाजार में जो एक बीच में रेंज में अभी फिलहाल फंसा हुआ है, उसमें कहाँ मौके देखते हैं और आज हम क्या काम कर सकते हैं बाजार के अंदर में? वेल आई थिंक जैसा भी मैंने जिक्र किया बैंकिंग का, और बैंकिंग काफी दिनों बाद फुटबैक कर रहा है, और आईसीआईसी बैंक तो एक मेरा पसंदीदा शेयर है यहाँ पर। पहले भी हमने इसको काफी बार ट्रेड किया है, और मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक ने जिस हिसाब से नीचे 618-20 का लो लगा कर वहां से जो बाउंस बैक दिया है, और आज अभी 640 के आसपास चल रहा है, ये एक अच्छा फॉर्मेशन दिखा रहा है। और ये यहाँ पे एक मिनी ब्रेकआउट की तरफ है, अगर 645 के ऊपर है क्लोजिंग आती है या सस्टेन करता है अगले एक दिन में, तो मुझे लगता है एक मिनी ब्रेकआउट देख सकते हैं। फिर से 665 तक जाने की इसमें पूरी संभावना बन सकती है। पिछले अगर आप 7-8 दिन का अगर ट्रेंड देखोगे आईसीआईसी बैंक में, तो एक छोटी सी डाउनवर्ड स्टॉपिंग चैनल बनी है, उस 645 के आसपास में उस लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर वहां से 15-20 रुपए की और एक मूव देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसी बैंक तो मेरी पहली पसंद की रहेगी। ठीक है सर, इसमें लेवल्स बता दीजिए, फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और क्या इन्हीं लेवल्स पे बाइंग करनी है या अभी कुछ आगे पीछे कुछ कंडीशनल है? नहीं, मैं थोड़ा सा आगे विजिट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसको कम से कम एटलीस्ट क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। तो आप मंडे के दिन सुबह देख करके बाई करो, अगर 645 के ऊपर मिलता है। मैं आज तो बाई नहीं करने की सलाह दूंगा, क्योंकि फिर कल सैटरडे संडे भी है, तो एक वीकेंड का भी रहता है। तो ट्राई बाइंग ऑन मंडे 645 के ऊपर में अगर मिलता है तो, और फिर नीचे आप 637 का एसएल रख करके पोजीशन बना सकते हैं, और बाद में फिर आपको ऊपर 665 तक का टारगेट दिख सकता है। ठीक है, 665 तक के टारगेट्स के लिए 637 के साथ में स्टॉप लॉस के साथ में 645 के लेवल्स के ऊपर में बाइंग, यानी कि क्लोजिंग आज की और उसके बाद मंडे की बाइंग है। ये मंडे के लिए राय है। मंडे जब सुबह अगर 645 के ऊपर आपको दिखाई देता है, चाहे आज की क्लोजिंग 645 के ऊपर की होगी और मंडे को भी अगर वो ट्रेंड दिखेगा, तो 645 के ऊपर में बाइंग, 637 के टारगेट स्टॉप लॉस और 665 के टारगेट्स। ठीक है,
तो आज कुछ नहीं खरीद रहे हैं सर? आज वीकेंड छुट्टी मना रहे हैं वैसे ही, आज से लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड। देखिए खरीद सकते हैं ऐसी बात नहीं, टीसीएस जैसे एक अच्छा लग रहा है, टीसीएस में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, 3370 के ऊपर डिसाइसिव भी चल रहा है, और हो सकता है टीसीएस यहाँ से आपको 3637 तक का लेवल दिखा सकता है। और जिस हिसाब से हम लोग पूरे आईटी पे तेजी देख रहे हैं पिछले एक आध महीने से, और इन्फोसिस न्यू हाई पे आया हुआ है, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आने वाले हैं अगले 15 दिनों बाद आईटी में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, तो रिजल्ट काफी अच्छे पॉजिटिव आने की संभावना है। कल एक्सेंचर के जो रिजल्ट आए थे उसकी जो कमेंट की थी काफी अच्छे आए थे, तो उससे लगता है कि आईटी में जो ये ट्रेंड है वो बना रहेगा। और इसीलिए मुझे एचसीएल टेक भी अच्छा लगा, हमने पिछले दिनों रिकमेंड भी किया था एचसीएल टेक में, अभी भी 1010 के ऊपर एक अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। टीसीएस मुझे लगता है कि 3600 3700 का लेवल दिखा सकता है बहुत छोटे समय में, तो आईटी में आप ध्यान कर सकते हो और बाइंग कर सकते हो। ठीक है, आईटी में बाइंग है क्योंकि आईटी सेक्टर ही इस समय बाजार को संभाले हुए है और ऊपर की तरफ लेकर के चल रहा है। नीरव जी कह रहे हैं टीसीएस और एचसीएल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सर इसी से जुड़ा हुआ एक आईटीएस आईटी एनेबल्ड कंपनी है naukri.com, जो कि आपने हमें शायद इससे पहले सजेस्ट भी किया था, उसमें भी क्या अभी भी मौके हैं या क्या अपडेट है उसमें? जी देखिए एकदम इसमें तो जो अगर आप पिछले 4-5 महीने का अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ तो एक करेक्टिव और ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल को उसने 4800 के ऊपर ब्रेक कर दिया, तो एक कंसोलिडेशन था पिछले 5 महीने का लंबा कंसोलिडेशन था, और उसको ब्रेक करके भी ऊपर में डिसेंट भी चल रहा है। पिछले दिनों 5000 का हाई भी लगा था इस सप्ताह में, लेकिन वहां से थोड़ा सा लुढ़क करके नीचे आ गया था रिजल्ट के ऊपर में। रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बराबर थे, तो उसे थोड़ा सा नीचे आ गया है। बट मुझे लगता है कि या इन्फो जो naukri.com है उसमें भी काफी अच्छी ट्रेंड आपको देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट अब मेरी यहाँ पे ये डिस्क्लोजर भी रहेगा कि हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया, क्लाइंटों ने बाइंग भी करी है इसमें, तो हमारी देश में बाइंग है। और मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल बायस मैं ये कहूंगा कि जो चार्ट पैटर्न है वो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में 10 से 12% तक का रिटर्न दे सकता है, थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है, बट एनी हाउ स्टेडी एंड स्टेबल रहेगा शेयर, और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। 1400-5500 तक का इमीडिएट एक टारगेट रहेगा। ठीक है, और ठीक है, डिस्क्लेमर तो ठीक है, लेकिन आपने हमारे दर्शकों के साथ में भी ये शेयर किया था। शेयर किया था, हाँ जी, पिछले सप्ताह आपने शेयर किया था 4750 के स्टॉप लॉस के साथ में 5100 से 5500 तक के टारगेट्स के लिए आपने कहा था कि इसको बाई किया जा सकता है, और अभी भी आपका व्यू मेंटेन्ड है पॉजिटिव साइड में कि अभी भी इसमें मौके हैं। ठीक है सर, कुछ एक सवाल ले लें? हाँ श्योर। ठीक है, एक तेजपाल भाटिया जी का सवाल है, टिमकेन इंडिया पर आपका व्यू चाहते हैं। वेल टिमकेन इंडिया जो है वो मतलब काफी अच्छा शेयर चल रहा है, लगातार इसका जो ट्रेंड है काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, और 1450 का एक ब्रेकआउट लेवल था पिछले 3-4 महीने जो कंसोलिडेशन था उसमें 1450 का हाई लगा था, उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले ब्रेक भी किया था, फिर वहां से थोड़ा नीचे भी आ गया, तो अभी एक छोटी सी रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस शेयर में जिस प्रकार से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, तो 1650 के एक इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि इस पर बाइंग कर सकते हैं आप। एक डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत ज्यादा इसमें घटने की उम्मीद कम है, नीचे का डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा, और आप इसको बाइंग कर सकते हो। ऊपर में आपको जो नियर टर्म टारगेट 1650 का रहेगा, और स्टॉक से अगर रखना हो तो 1380 का रख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स ध्यान रखिए, डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, बाजार एक दायरे में है तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नीरव जी, दीपक मल्होत्रा जी का एक सवाल है जय कॉर्प पे। किस पे? जय कॉर्प, जय कॉर्प लिमिटेड। देखिए जब भी मार्केट में वो एक टुवर्ड्स ट्रेड एंड जो तेजी बननी शुरू होती है, तो फिर उसके बाद यही तो भी चलने लगता है, इसमें मूवमेंट आ जाती है, कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है, और काफी वोलाटाइल शेयर है, काफी स्पेकुलेटिव शेयर है, बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर बाइंग किया हुआ है तो 170 का और उसके बाद फिर 200 तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है, 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, ये राय है। सर बायोकॉन देख लीजिए एक बार, एसके जैन हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है जी।
दो क्वार्टर से कुछ नहीं कर रहा है, जब से उसका रिजल्ट खराब आया था दिसंबर क्वार्टर के बाद, उसके बाद से एक तो बहुत छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये 420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक इसमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है। तो पिछले 3-4 महीने का अगर आप चार्ट के ऊपर नजर डालो तो 420 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। उसके ऊपर जरूर है इंट्राडे में ट्रेड किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा जो है अभी इसमें बायस नेगेटिव है, और हो सकता है कि दोबारा फिर से 380 390 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव है, अभी इसको कुछ ना करे, वेट एंड वॉच करे। 420 के ऊपर जब क्लोज करता है तो फिर आप इसको बाइट कर सकते हो। उसके बाद आपकी टाइमिंग अच्छी रहेगी और उसके बाद फिर आपको अच्छी डील्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट लेवल फिर 420 के बाद फिर 490 तक का रहता है। ठीक है, ये राय है बायोकॉन पे। सर इन्हीं का एक सवाल और भी था, जो रिलायंस इंफ्रा पे, जो हमने रिलायंस पे बात करी और रिलायंस में एक खराब स्थिति देखने को मिल रही है, या जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, जबकि एजीएम में अच्छे अनाउंसमेंट भी हैं, लेकिन शायद वो पहले फैक्टर इन हो चुके थे, तो इसलिए रिलायंस तो डिप कर गया। लेकिन RIIL रिलायंस इंफ्रा में, RIIL कह रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, नहीं रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL। हाँ वेल, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा रिलायंस की ग्रुप कंपनी है और लगभग स्लो मूवर रहती है, और पूरी तेजी बीत जाने के बाद फिर बहुत कुछ ही दिनों में 450 से सीधा 850, हार्डली 2 सप्ताह लगे इसको 450 से 850 आने में। तो 100% तक का रिटर्न आ गया 1 महीने के अंदर में, 1 महीना भी नहीं, 1-2 सप्ताह के अंदर में। तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि स्टॉक में लगता है कि अभी भी जूस बचा हुआ है, और मे भी हो सकता है कि आपको नियर टर्म में 950-1000 तक का लेवल दिख सकता है। बट ये है कि आपको रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा रहेगा इसका, तो अगर आपको रिस्क वेट लेना हो तो इसको देख सकते हो। ऊपर में 950 से 1000 तक का नियर टर्म टारगेट रहेगा, और 750 छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, 450 के नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर एक अनुराग जी का सवाल है इमामी पर, इमामी लिमिटेड। जी जरूर, देखिए स्टॉक में नो डाउट स्ट्रेंथ दिख रही है। एक वी शेप पर रिकवरी हमने देखी पिछले 6 महीने, और ग्रेजुअली बढ़ा है, तो एक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब ये तैयार है शेयर बड़ी मूवमेंट दिखाने के लिए, और 700 तक का टारगेट दिखाने के लिए। हो सकता है यहाँ से मूवमेंट आने में और 4-5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि स्लो मूवर रहा है। तो लेकिन जो है आपको इसमें डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, तो मेरे हिसाब से बाइंग करके चल सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 470 और 500, ऐसे 2 सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डिप आए तो वहां पे भी आप एड करके चलें। और ऊपर में जो करीब 6 से 7 महीने का टाइम है, ऊपर में 700 तक का दूंगा। ठीक है, ये राय है इमामी पर। सर SW सोलर देख सकते हैं? कौन सा? SW सोलर। स्टर्लिंग एंड विल्सन के नाम से है कंपनी, कोड उसका SW सोलर ही है। या वेल, स्टॉक ने देखिए परफॉर्म नहीं किया, पूरी मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आ गई है, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट अच्छा अंडर परफॉर्म किया है। और तेजी मार्केट में दो टेक के कैटेगरी के शेयर को हाथ में नहीं लगा पाऊँ। एक वो शेयर जिन्होंने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया हो, एक वो जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया हो। अब ऐसे शेयर चुनिए कि जो मार्केट के साथ साथ में चला और मार्केट में परफॉर्म रहे हो, तो आपको क्या कि रिस्क कम रहता है और मार्केट में रिटर्न भी दिखते रहता है। और स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म रहा है, और अभी कुछ खास ऐसी पैटर्न भी नहीं डेवलप हो रही कि इसको जो है तेजी का कुछ संकेत हमें दिख सके। तो कोशिश व्यू है, जब तक 260 के ऊपर नहीं चलता तब तक इसका ट्रेंड चेंज होना मुश्किल है। और नीचे में अभी भी 230 के बाद 210 200 तक का नीचे का लेवल दिख सकता है। तो अभी फिलहाल कोशिश व्यू है, इसको करके। ठीक है, कॉशियस व्यू SW सोलर पे नीरव अखारिया जी की राय। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नीरव जी ने कही है कि 2 स्टॉक्स को ऐसे बाजार में अवॉइड करना चाहिए, एक वो जिन्होंने बाजार से ज्यादा तेजी दिखाई है, और एक वो जिन्होंने बाजार से कम तेजी दिखाई है। तो ज्यादा तेजी दिखाई है मतलब वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वहां पे जब भी करेक्शन आएगा तो ज्यादा करेक्शन की भी संभावना है, तो इसलिए उससे भी दूर रहें। और जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मतलब उसमें कुछ और दिक्कत है, कोई और परेशानी है, तो इसलिए उसने बाजार के साथ में बढ़त नहीं दिखाई है,
तो इसलिए उससे भी दूर रहें, क्योंकि अगर उसमें कोई कमजोरी, कोई परेशानी का कुछ और कारण है कि बाजार बढ़ रहा है और वो नहीं बढ़ रहा, तो शायद वो फिर वो भी परेशान कर सकता है आपको आगे चल के। ठीक कह रहा हूँ नीरव जी, आप यही कह रहे थे? या एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू सो मच नीरव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ में ये सारी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद लवी जी, आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। जी, थैंक यू।